Hello students, good morning everyone. Last class we have done decomposition of organic matter. We are running to next अपना रनिंग करेंगे जो नेक्स्ट इसका आगे वाला पार्ट है कार्बन साइकिल. तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हुआ था मृदा द्रव्य पदार्थ का विच्छेदन या विघटन. अब चालू कर रहे हैं अपन कार्बन साइकिल. नेक्स्ट हमारा है कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल. नेक्स्ट हमारे कार्बन साइकिल. ओके, कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल. सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे. डेफिनेशन, परिभाषा, परिभाषा. मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं. मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं. तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे. मृदा के अंदर, मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर, मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर, मृदा के बाहर कार्बन तत्व में, कार्बन तत्व में होने वाले, कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को, विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से, विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं. कार्बन चक्र कहते हैं. कार्बन चक्र कहते हैं. अपन पढ़ रहे हैं कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल. मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं. अपन पढ़ रहे हैं कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल क्या होती है? इट इज कार्बन साइकिल. मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कार्बन चक्र मेनली जो है CO2 मुक्त होती है. मेनली जो होती है वो CO2 मुक्त होती है. CO2 का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना. अब CO2 मुक्त कैसे होती है? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एक मुख्य तत्व होता है. कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य अवयव होता है. मुख्य अवयव होता है. कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य अवयव होता है. कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य अवयव होता है. आगे हम इसी को डिटेल से देखिए. कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य अवयव होता है. पादप अवशेष, पादप अवशेषों में, पादप अवशेषों के यौगिकों के, पादप अवशेषों के यौगिकों के विच्छेदन से, यौगिकों के विच्छेदन से, यौगिकों के विच्छेदन से CO2 गैस बाहर, CO2 गैस बाहर निकलती है, बाहर निकलती है. और CO2 का निकलना मृदा का एकमात्र स्रोत है. और विच्छेदन में CO2 का निकलना मृदा का एकमात्र स्रोत है. और उसमें पर देखें तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य में होता है और पादप अवशेषों की यौगिकों के विच्छेदन से CO2 गैस मुक्त होती है. और यह CO2 प्रचुर मात्रा में, यह CO2 प्रचुर मात्रा में मृदा में मिलकर, मृदा में मिलकर वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में फैल जाती है, वायुमंडल में फैल जाती है, वायुमंडल में फैल और जाती है. वहां पर पुनः
वहां पर पुनः पादपों द्वारा ग्रहण कर ली जाती, पादपों द्वारा ग्रहण कर ली जाती। इस प्रकार यह कार्बन चक्र प्लस, इस प्रकार यह कार्बन चक्र पूरा करती है। इस प्रकार यह कार्बन चक्र पूरा करती है। अपन कार्बन चक्र के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया CO2 का मुक्त होना। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य अवयव होता है। पादप अवशेषों के यौगिकों के विच्छेदन से CO2 गैस बाहर निकलती है। यह CO2 प्रचुर मात्रा में मध्य में मिलकर वायुमंडल में फैल जाती है और वहां पुनः पादपों द्वारा ग्रहण की जाती है। इस प्रकार ये कार्बन चक्र को पूरा करती है। अभी कैसे कार्बन चक्र को पूरा करती है, इसका भी कार्बन चक्र बना के बताऊंगा। एक बार पूरा डिटेल से मैं रिपीट करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं कार्बन चक्र, इट इज कार्बन साइकिल। तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया, कार्बन चक्र होता क्या है। मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं। सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं। अब इसके बारे में इसको आगे डिटेल से बताया कि CO2 का मुक्त होना। अब CO2 मुक्त कैसे होती है, तो CO2 का मुक्त होने का है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य होता है। पादप अवशेषों के यौगिकों के विच्छेदन से CO2 गैस बाहर निकलती है और वहां CO2 प्रचुर मात्रा में मृदा में मिलकर वायुमंडल में फैल जाती है और वहां पर पुनः पादपों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इस प्रकार यह अपना कार्बन चक्र पूरा करती है। अभी कार्बन चक्र कैसे है, किस हिसाब से अपन देखते हैं कार्बन चक्र क्या होता है। तो अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन चक्र, कार्बन चक्र। पादप कार्बन, दूसरा आपका है जंतु कार्बन, पहला है पादप कार्बन, दूसरा है आपका जंतु कार्बन। पादप कार्बन में मृदा जीवांश पदार्थ और इसमें लेते हैं अपन सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं। इसके बाद अपना आता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपकी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपकी CO2। ये पादप कार्बन है, पादप शोषण करता है। इसमें पादप शोषण, ये यहाँ पर पादप शोषण करता है। और जो आपका जंतु कार्बन है, ये जंतु कार्बन है, यहाँ पर जंतु शोषण करता है, जंतु शोषण। और यहाँ पर आपका होता है सर्वकोशी सूक्ष्म जीवाणु, सर्वकोशी सूक्ष्म जीवाणु। और ये होता है आपका इधर, ये सर्वकोशी सूक्ष्म जीवाणु होता है। और ये होता है आपका सूक्ष्मजीवी शोषण, सूक्ष्मजीवी इस प्रकार आपका ये कार्बन चक्र काम है। अब कार्बन चक्र को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले पढ़ लीजिए पादप कार्बन, जंतु कार्बन। पहले पढ़ लेंगे पादप कार्बन और जंतु कार्बन। और पादप और जंतु कार्बन के बाद पढ़ ले रहे हैं इसमें मृदा जीवांश पदार्थ, सूक्ष्म
क्या मुक्त करता है यहाँ पर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पर CO2 मुक्त करता है। अब मृदा जीवाणु पदार्थ में संकोची सूक्ष्म जीवाणु नहीं होते हैं और इसमें सूक्ष्मजीवी जीवाणु। यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों को आधार बन रही है, सूक्ष्मजीवी ऊपर की तरफ रिमूव हो रही है, सूक्ष्मजीवी सबसे नीचे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये आपका हो गया कार्बन चक्र, यानी कार्बन साइकिल। ये आपका है आपका कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल। अपन पढ़ रहे हैं कार्बन चक्र। परिवर्तन मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं। सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं। मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं। फिर मैंने बताया CO2 का मुक्त होना। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य अवयव होता है। पादप औषधि यौगिकों के विच्छेदन से CO2 गैस बाहर निकलती है और यह CO2 प्रचुर मात्रा में मृदा में वायुमंडल में फैल जाती है और वहां पुनः पादपों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है या पादपों द्वारा काम में ली जाती है और इस प्रकार ये कार्बन चक्र को पूरा करता है। कार्बन चक्र कैसे पूरा होता है वो अपन नेक्स्ट देखते हैं। यह कार्बन चक्र सबसे पहले मैंने बताया पादप कार्बन, उसके बाद में जंतु कार्बन। पादप कार्बन जंतु कार्बन दोनों मृदा जीवाणु पदार्थ और सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं से संयोजित होते हैं। पादप कार्बन पादप शोषण करके CO2 मुक्त करता है, जंतु कार्बन जंतु शोषण करके CO2 मुक्त करता है और इन दोनों के आधार से सूक्ष्मजीवी जीवाणु ऊपर की तरफ अवशोषित होते हैं और सूक्ष्मजीवी शोषण नीचे। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? विपरीत चलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका है कार्बन चक्र। तो ये बेटा आपने यहाँ पर कार्बन चक्र कंप्लीट। एक बार दोबारा रिवीज करता हूँ। कार्बन चक्र में पहले पादप कार्बन होता है और दूसरा जंतु कार्बन। पादप कार्बन पादप शोषण करके CO2 मुक्त करता है, जंतु कार्बन जंतु शोषण करके CO2 मुक्त करता है और ये दोनों सम्मिलित होते हैं मृदा जीवाणु पदार्थ और सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं से। इसमें सूक्ष्म जीवाणु अवशोषित होते हैं और सूक्ष्मजीवी शोषण नीचे की तरफ, ये इसका पलट एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। यानी पादप कार्बन पादप शोषण करके CO2 मुक्त करता है, जंतु कार्बन जंतु शोषण करके भी CO2 मुक्त करता है। इस प्रकार ये आपका कार्बन चक्र कंप्लीट। नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर हुमरस। हुमरस हुमरस क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है हुमरस को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इन हुमरस को परिभाषित कीजिए। मृदा में पादपों के विच्छेदन के पश्चात गहरे गोले काले रंग का एक कोलाइड पदार्थ बनता है जिसे हुमरस कहते हैं। मृदा में परिभाषा बता रहा हूं इसके हुमरस की परिभाषा। मृदा में विच्छेदन के पश्चात गहरे भूरे या काले रंग का एक कोलाइड पदार्थ बनता है जिसे हुमस कहते हैं। मृदा में पादपों के विच्छेदन के पश्चात पादपों के विच्छेदन से मृदा में पादपों के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है। कोलाइडी पदार्थ बनता है जिसे हुमस कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको हुमस को डेफिनेशन बताया। हुमस होता क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुमस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके बारे में आपको परिभाषा पूछते हैं, हुमस को परिभाषित कीजिए। तो हुमस की परिभाषा क्या होती है? मृदा में पादपों के विच्छेदन के पश्चात गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है। उस कोलाइडी पदार्थ क्या कहते हैं? एक डेफिनेशन ये है, अथवा दूसरी डेफिनेशन देखिए अपन, अथवा परिभाषा ये है हुमस की परिभाषा। हुमस गहरे भूरे या काले रंग का
काले रंग का जटिल यौगिकों से निर्मित, जटिल यौगिकों से निर्मित, जटिल यौगिकों से निर्मित एक एक्रिस्टलीय पदार्थ, एक एक्रिस्टलीय, एक एक्रिस्टलीय पदार्थ, एक एक्रिस्टलीय पदार्थ। अब हुमस की डेफिनेशन होगा, हुमस गहरे भूरे रंग या काले रंग का एक जटिल यौगिकों के निर्मित एक एक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो मैं हुमस की डेफिनेशन दो बताई आपको। एक तो मैंने पहले बताया आपको कि मृदा में पास के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइड पदार्थ बनता है जिसे हुमस कहते हैं। मृदा में पास के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का एक कोलाइड पदार्थ बनता है जिसे हुमस कहते हैं। अथवा हुमस गहरे भूरे या काले रंग का जटिल यौगिकों से निर्मित एक एक्रिस्टलीय पदार्थ है। हुमस गहरे भूरे या काले रंग का जटिल यौगिकों से निर्मित एक एक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसी को अपन आगे ले रहे हैं। हुमस में निम्न तीन अंश पाए जाते हैं। निम्न तीन अंश पाए जाते हैं। हुमस में निम्न तीन अंश पाए जाते हैं। हुमस में निम्न तीन अंश पाए जाते हैं। पहला जो अंश है वो है आपका फॉल्विक एसिड, फॉल्विक अम्ल, फॉल्विक अम्ल। दूसरा है हम्यूरिक अम्ल, हम्यूरिक अम्ल। तीसरा है ह्यूमिन, ह्यूमिन। ये तीन अंश पाए जाते हैं, फॉल्विक अम्ल, ह्यूमिरिक अम्ल और ह्यूमिन। ह्यूमरस में निम्न तीन अंश पाए जाते हैं। ह्यूमरस में निम्न तीन अंश पाए जाते हैं। पहला है फॉल्विक अम्ल, दूसरा है ह्यूमिरिक अम्ल और तीसरा है ह्यूमिन। तीसरा यहाँ पे क्या है? ह्यूमिन है तीसरा। अब इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमस में निम्न तीन अंश पाए जाते हैं। पहला है फॉल्विक अम्ल, दूसरा है ह्यूमिरिक अम्ल, तीसरा है ह्यूमिन। अब इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पढ़ रहे हैं फॉल्विक अम्ल, फॉल्विक अम्ल, फॉल्विक अम्ल। यह फॉल्विक अम्ल के बारे में पढ़ें तो यह है जल, अम्ल और क्षार में घुलनशील होता है, और क्षार में घुलनशील होता है, क्षार में घुलनशील होता है। दूसरा देखते हैं ह्यूमिरिक अम्ल, ह्यूमिरिक अम्ल। यह केवल क्षार में घुलनशील होता है। दूसरा है ह्यूमिरिक अम्ल, यह केवल क्षार में घुलनशील होता है, क्षार में घुलनशील होता है। भाई अपने तीन अंश पाए जाते हैं। पहला है फॉल्विक अम्ल, यह जल, अम्ल और क्षार में घुलनशील, तीनों में घुलनशील होता है। ठीक है। ह्यूमिरिक अम्ल यह केवल क्षार में घुलनशील होता है। और नेक्स्ट अपन देखें तीसरा ह्यूमिन। तीसरा जो आपने लिखा है, तीसरा जो पार्ट है इसका, पहला आपको फॉल्विक अम्ल, दूसरा ह्यूमिरिक, तीसरा है ह्यूमिन। तीसरा यहाँ क्या है? ह्यूमिन। तीसरा जो पार्ट है वो आपका है ह्यूमिन, ह्यूमिन। यह अघुलनशील पदार्थ है, किसी में नहीं होता है। यह अघुलनशील, यह अघुलनशील पदार्थ होता है। अर्थात यह जल, अम्ल एंड क्षार तीनों में घुलनशील होता है, तीनों में
होता है। ये आपका तीनों में अघुलनशील होता है। अपन यहाँ पर देख रहे हैं हुमरस। तो मैंने हुमरस के बारे में बताया सबसे पहले तरीका था। मृदा में पादपों के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है। मृदा में पादपों के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है, जिसे हुमस कहते हैं। या हुमस गहरे भूरे या काले रंग का जटिल यौगिकों से निर्मित एक एक्सट्रीम पदार्थ है। दूसरी परिभाषा है हुमस गहरे भूरे या काले रंग का जटिल यौगिकों से निर्मित एक एक्सट्रीम पदार्थ है। फिर मैंने बताया हुमस में निम्न तीन अंश पाए जाते हैं: फॉलिक अम्ल, ह्यूरिक अम्ल और ह्यूमिन। तीन अंश पाए जाते हैं कौन से? फॉलिक अम्ल, ह्यूरिक अम्ल और ह्यूमिन। और इन तीनों का मैंने अलग-अलग बताया आपको। इन तीनों का मैंने आपको अलग-अलग बताया। क्या बताया, कैसे बताया देखना। फॉलिक अम्ल, ह्यूरिक अम्ल और ह्यूमिन। तो सबसे पहले अपन देखें फॉलिक अम्ल क्या है, कैसे है। फॉलिक अम्ल यह जल, अम्ल और क्षार तीनों में घुलनशील होता है। फॉलिक अम्ल यह जल, अम्ल और क्षार तीनों में घुलनशील होता है। दूसरा ह्यूरिक अम्ल यह केवल क्षार में घुलनशील होता है। ह्यूरिक केवल क्षार में घुलनशील होता है। ह्यूमिन यह अघुलनशील पदार्थ होता है, अर्थात यह जल, अम्ल और क्षार तीनों में अघुलनशील होता है। तीनों में अघुलनशील होता है। क्या? ह्यूमिन। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं हुमरस। तो हुमरस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन किया मृदा में पादपों के विच्छेदन। विच्छेदन का मतलब होता है विच्छेदन या विघटन या टूटना। मृदा में पादपों के विच्छेदन या विघटन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइड। मृदा में पादपों के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का एक कोलाइडी पदार्थ बनता है, जिसे हुमस कहते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से मैंने आपको क्या बताया, हुमस गहरे भूरे या काले रंग का जटिल यौगिकों से निर्मित एक एक्सट्रीम पदार्थ होता है। फिर मैंने बताया हुमस में निम्न तीन अंश पाए जाते हैं: फॉलिक अम्ल, ह्यूरिक अम्ल और ह्यूमिन। सबसे पहले देखते हैं फॉलिक अम्ल के बारे में। फॉलिक अम्ल यह जल, अम्ल और क्षार तीनों में घुलनशील होता है। तो फॉलिक अम्ल होता है जल, अम्ल और क्षार तीनों में घुलनशील होता है। दूसरा आपका होता है ह्यूरिक अम्ल। ह्यूरिक अम्ल क्या होता है? यह केवल क्षार में घुलनशील होता है। यह केवल क्षार में घुलनशील होता है। नेक्स्ट अपन देखें ह्यूमिन। यह अघुलनशील पदार्थ होता है। तीसरा जो है वो अह्यूमिन है, अघुलनशील पदार्थ होता है। अर्थात यह जल, अम्ल और क्षार तीनों में अघुलनशील होता है। इस प्रकार हुमस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। अभी आपको मैंने हुमस का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। सबसे पहले इसको डिफाइन किया, फिर इसके स्रोत क्या इसके यहाँ से बताए। नेक्स्ट इसका अपन चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो प्रकार के गुणधर्म, एक तो भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म। तो इसके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद पढ़ेंगे इसका संगठन, फिर इसको प्रोवाइड करने वाले कारक, फिर आपका हुमरस कंप्लीट। तो अभी मैंने आपको सिर्फ हुमरस का इंट्रोडक्शन बताया। क्या क्या बताया? हुमरस की परिभाषा हो गई और हुमरस का अंश है, इसके स्रोत हो गया। नेक्स्ट अपना चलेगा हुमरस के गुणधर्म। गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके गुणधर्म। और पहला पढ़ेंगे भौतिक, उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक, और उसके बाद इसका संगठन, फिर इसके प्रभावित करने वाले कारक, फिर आपका हुमरस कंप्लीट। तो बड़ा याद रखिए। अभी सिर्फ आपको मैं हुमरस की डेफिनेशन बताइए, हुमरस के स्रोत क्या है, उसके अंश बताइए। अपन नेक्स्ट क्लास